हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोथ हिंदी बैंक एग्जाम्स। आई एम वंशिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS कैलेंडर के साथ साथ आपका इस साल का टाइमलाइन क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से किस किस महीने में क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है सो दैट आप पीछे ना रह जाएं इस रेस में। ठीक है, क्योंकि टाइम पे कंप्लीट करना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी फरवरी चल रहा है, लेट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपने लास्ट इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू लिया था कि 4 महीने में भी बैंक एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। 4 महीने पहले प्रिपरेशन प्रीलिम्स से, ठीक है, उसमें भी बैंक एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। लेकिन किस तरह से कर रहे हो, देखो करने के लिए तो 5-6 साल भी लग जाते हैं बच्चों को, लेकिन किस तरह से करना है कि आपका फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए, ये जो महीना है ना फरवरी का, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग महीना है, बहुत ज़्यादा लेथार्गिक फील होता है इस टाइम पे बच्चों को। क्यों फील होता है ऐसा? देखो, पहली चीज़ तो ऑब्वियस रीजंस। सेकंड चीज़ क्या होती है कि ये क्या होता है इस टाइम पे, हमने पूरे साल का एग्जॉशन है हमें। ठीक है, हम पूरे साल प्रिपेयर कर रहे थे, एग्ज़ाम दिए जा रहे थे, प्रैक्टिस किए जा रहे थे, एक अलग ही उस टाइम पे जुनून होता है जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम खत्म होता है ना, तो ऐसा फील होता है कि अरे अभी ठीक है, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ी देर शांति मिले। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही ब्रेक लगा, ब्रेक की वजह से प्रिपरेशन में जो ब्रेक आता है वो थोड़ा सा पीछे ले जाता है, क्योंकि 15 दिन अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो उससे भी काफ़ी पीछे छूट जाते हैं प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले टाइम में हम लेथार्गिक ना रहें, स्पेशली फरवरी में, क्योंकि यहाँ से आपका मोमेंटम सेट हो जाएगा और इसके बाद आप जो जो चीज़ें जैसे जैसे करना चाहोगे वो करने के लिए यहाँ से हमें मोमेंटम सेट करना है, टाइमलाइन डिसाइड करनी है और क्या चीज़ कैसे प्रिपेयर करनी है वो बिल्कुल डिसाइड करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमारा कैलेंडर रिलीज़ हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो IBPS है, ठीक है, IBPS में सबसे पहले IBPS PO ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में हमें बताया गया था कि इस बार क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि व्हाट डू वी से, टर्नओवर बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी ना एक नोटिफिकेशन आया था बैंकिंग की साइड से ही कि अभी ना टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली जो न्यू जॉइनीज़ हैं उनमें। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कि एक एस्पिरेंट है, उन्होंने पहले IBPS PO दिया, वो क्रैक कर लिया, उसके बाद SBI PO दिया, वो क्रैक कर लिया, फिर IBPS क्लर्क दिया, वो भी क्रैक कर लिया। ठीक है, और बाकी सब हुए नहीं। तो अब क्या है कि ये जो 3 पोस्ट उसने क्रैक करी हैं, एग्जाम तो वो एक, मतलब जॉब तो वो एक ही कर सकता है, तो बेस्ट चूज़ करेगा कि अच्छा चलो SBI PO में जाते हैं। तो इसकी वजह से जो 2 सीट थी वो ख़राब हो गई हैं, वो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। या फिर मैंने पहले IBPS क्लर्क क्रैक किया, उसके बाद फिर मैंने SBI PO करा, तो मैं बाद वाले में जाऊंगी, पहले वाले तो जॉब अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई। तो ये ना हो, इसके लिए क्या एक नया जो सोल्यूशन निकाला है बैंकिंग वालों ने, बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले होगा SBI के एग्ज़ाम्स होंगे, फिर होंगे IBPS के और फिर होंगे RRB के। तो इसमें भी सबसे पहले SBI PO होगा, फिर IBPS PO होगा, फिर RRB PO होगा। इसी तरह से SBI क्लर्क होगा, फिर IBPS क्लर्क होगा, फिर RRB क्लर्क होगा। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पता चला है कि 23-22 अगस्त को हमारा IBPS PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखो, अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आने का हमें इंतज़ार नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। नोटिफिकेशन आना मतलब कंपलसरी है, वो तो आएगा ही, हमें उससे कुछ वास्ता नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है। ना तो मॉक टेस्ट के लिए उसका वेट करना है, ना मेंस की प्रिपरेशन के लिए उसका वेट करना है, ये चीज़ फिक्स है, ये तो होनी ही है। तो नोटिफिकेशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी 22-23 अगस्त में IBPS PO है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया उससे पहले ही SBI PO होगा 110% श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं, देखो सबसे पहली चीज़ तो मिड जुलाई के करीब माना जा रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, हम लोग कुछ श्योरिटी तो बता नहीं सकते कि भाई हमारे एजेंट बैठे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि मिड जुलाई में, मतलब आसपास थोड़ा आगे पीछे आ जाएगा। कह ये भी रहे हैं कि एंड ऑफ द जुलाई आएगा या फिर स्टार्टिंग ऑफ अगस्त आएगा, क्योंकि 22-23 है, कुछ भी हो सकता है बहुत आसपास भी एग्जाम रख दे, हम लोग को बस प्रिपेयर। अब यहाँ ना आप ज़रा टाइमलाइन पे फोकस करो। सबसे पहले देखो,
ये नोटिफिकेशन की भी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, यहाँ पे आप देख लो अगर आपको नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट है तो। देखो मेन चीज़ हमारे लिए क्या है, प्रीलिम्स में सबसे पहला ये होने वाला है, और इससे पहले मैं क्या बोलूँ कि जुलाई में मान के चलो कि आपको जुलाई में कुछ प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप SBI PO में ही लगे रहोगे, उसके मॉक टेस्ट वगैरह देने में, अपने आप को प्रिपेयर करने में बस। तो अगस्त 22 सबसे पहले मेरे पास IBPS PO है, IBPS वाले में अगस्त में होगा, 29 अगस्त को मेरा IBPS SO आ जाएगा। इसके बाद फिर मेरा 4 अक्टूबर को IBPS PO का मेंस आ जाएगा। अब आप देख रहे हो IBPS PO का मेंस यहाँ पे, और 10-11 को आपको IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है। इसलिए ये तो ऑब्वियस है, हर बार यही होता है कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे एक के बाद एक एग्ज़ाम आता जाएगा, और हमें पता ही नहीं चलता है कि दिन कैसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम पहले से प्रिपेयर करें, ठीक है। हम लोग जुलाई में एंटर करने से पहले हमारी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए A to Z, ठीक है। अब देखो टाइम की बात कर लें, हमारे पास IBPS PO के लिए 7 महीने हैं, अगर मैं फरवरी को भी इंक्लूड करूँ। SBI PO से पहले होने वाला है तो उसके लिए मेरे पास 6 महीने हैं, ठीक है। IBPS SO के लिए मेरे पास 7 महीने, क्लर्क के लिए 8 महीने हैं, RRB PO के लिए मेरे पास 10 महीने हैं, और RRB क्लर्क और PO दोनों के लिए मेरे पास 10 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए। और इसमें मेंस बीच बीच में आते जाएंगे, तो हमें सिर्फ प्रीलिम्स यहाँ पे नहीं करना होगा, साथ में मेंस भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब क्या होता है, जब हम मेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना तो स्पीड गिर जाती है प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स में स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से पता है आपको भी है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम ये ऐसा प्लान मेंटेन करें, उस टाइम पे जब एग्ज़ाम्स चलेंगे उस टाइम पे अलग से वीडियो आ जाएगी, आपको उस टाइम पे कोई टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो फ़िलहाल वाला टाइम चल रहा है, स्टार्टिंग के ये 6 महीने जो कि SBI PO से पहले हमें मिल रहे हैं, इसे हमें इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द, मतलब ये मान लो कि 90% ऑफ द थिंग्स हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब 10% कौन सी बचेगी, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। कोई इतना टैलेंट, अच्छा ये चीज़ मैं बहुत मानती हूँ कि टैलेंट कैन नेवर बीट हार्ड वर्क, या फिर हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट, ठीक है। तो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो भगवान जी भी सुनते हैं, ठीक है। हो सकता है 1 साल में ना हो, 2 साल में ना हो, लेकिन सुनते हैं भाई। तुम करो, मेहनत करोगे तो होगा, और अपने आप में विश्वास रखो। अच्छा देखो हमारे पास ना 6 महीने हैं टोटल। सपोज मैं मान रही हूँ कि आप एक बिगनर हो, अगर आप बिगनर हो तो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये मान के चल रही हूँ, तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपको क्या करना है, अपना पूरा स्पीड मैथ्स कंप्लीट करना है। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सारे रूल्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, रिवाइज कर लोगे तो सब याद आ जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली कर सकते हो। अभी स्पीड मैथ्स में स्पीड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं 4 चैप्टर के, स्पीड मैथ्स, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेंस वाला कंटेंट नहीं पढ़ना है, सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। उसमें जब वेरिएबल आ जाते हैं, अल्फा गामा बीटा आ जाते हैं, बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं, जीरोज आ जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें नहीं करना है। रूट्स और जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ जब आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है वो पोर्शन आपको नहीं करना है, वो मेंस का पोर्शन है, ठीक है। नॉर्मली आप प्रीलिम्स सर्च करोगे तो आपको प्रीलिम्स वाला ही कंटेंट मिलेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपको क्या करना है, आपको स्पीड मैथ्स कंप्लीट करनी है अपनी पूरी बढ़िया से, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट एक नोटबुक में लिख लेना ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, स्पेशली मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो उसके लिए आप सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी लिख के चलना। नेक्स्ट चीज़ आपको आगे आने वाले 2 से 3 हफ्तों में जितनी जल्दी कर सको पूरी स्पीड के साथ आपको परसेंटेज कंप्लीट करना है, आपको रेशियो कंप्लीट करना है, आपको PNL कंप्लीट करना है। PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अब रेशियो के साथ साथ आप पार्टनरशिप ऐड कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। पार्टनरशिप एक बहुत ईजी चैप्टर है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और आपका एक चैप्टर हो जाएगा। और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, लेट मी टेल यू, बहुत रिपीट होते हैं। रेशियो परसेंटेज तो एकदम बेस है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, 2-3 वीक, सपोज मैंने बोला फेब में आपने इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, फिर आपको मार्च में क्या करना है, बाकी बचे हुए अरिथमेटिक के चैप्टर जल्दी जल्दी कर डालो, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखते जाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। मेन एम जो हमारा मार्च का रहेगा वो है सिलेबस कंप्लीशन ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। अब लास्ट का जो 1 वीक होगा उस टाइम पे आप DIB स्टार्ट कर सकते हो, बल्कि आप यहाँ से जब आपने फेब में स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं ना, तो आप मार्च से ही एक डेली एक DI सॉल्व करो।
एक DI सॉल्व करो, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजिली हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप DI में कब अच्छे हो जाओगे। ठीक है, डेली एक DI सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जब आपने पहला दिन, मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, ये इवन जो रिपीटर्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे आप उठने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सारे टेबल्स लिखने हैं 2 से लेकर ऑब्वियसली 20, 25 जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, 25 है तो बहुत बढ़िया है, 20 तक भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, 20 तक टेबल्स लर्न करो, उन्हें डेली लिखना है लर्न करने के बाद। फिर सेकेंड चीज़ स्क्वायर्स हमें 50 तक लर्न होने चाहिए। अगर आपको 50 बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है तो अभी 20 तक करो, 30 तक करो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े बढ़ाते रहो, हो जाएंगे। डेली लिखना है ये हमें। क्यूब्स करना है 20 तक, ठीक है, टीचर्स बोलते हैं 30 तक, बट आई थिंक 20 तक क्यूब्स करना इज सफिशिएंट। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप और कर सकते हो, बहुत बढ़िया, जितने कर सकते हो कर लो। ठीक है, स्क्वायर्स क्यूब्स हो गए, हमारे पास टेबल्स हो गए। फिर हमें परसेंटेज, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फ्रैक्शन आएगा, जैसे 16.66 को मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है, 66.67 को मैं क्या बोलती हूँ, या 50% को मैं क्या बोलती हूँ। कन्वर्जन सीखना है और कन्वर्जन के फ्रैक्शंस में भी सीखना है। ये आपको डेली करना है, सुबह के 15 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें, उससे भी जल्दी हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है 15 मिनट लग जाए। फिर आपको स्पीड मैथ्स करनी है 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको ठीक लगे। 1 घंटा तो मिनिमम करनी ही करनी है, और स्पीड में करनी है वो डेली, एंड तक, जब तक ये पूरा साल ख़त्म नहीं हो जाता, डेली करनी है। डजेंट मैटर आपके एग्जाम्स भी चल रहे हों, डेली करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमें, फिर हम अपने अरिथमेटिक के टॉपिक्स उठाएंगे, उन अरिथमेटिक के टॉपिक्स को करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक DI डेली कर लो। ठीक है, रीजनिंग में आप जैसे पजल्स उठा लो, कुछ 1-2 मिसलेनियस टॉपिक्स उठा लो। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप थोड़ी सी एडिटोरियल का सेशन कर लो। ठीक है, एडिटोरियल का सेशन बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, अब वो तो सारे सब्जेक्ट्स पे चले गए हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आई होप समझ आ गया बिगनर्स वालों को कि हमें क्या करना है। बेसिकली अप्रैल के मिड तक हमें कंप्लीट करना है प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर अप्रैल के स्टार्टिंग से हम लोग मेन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आनी शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग के 15 दिन हमें कुछ मुश्किल नहीं करना है, कुछ ईजी से टॉपिक्स जो कि आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ के मिल रहे हैं, ईजी टॉपिक्स। ठीक है, डेली 1 घंटा पढ़ लो, बहुत है, सफिशिएंट है मेंस के लिए। अप्रैल के स्टार्टिंग में आप लोग 1 घंटा पढ़ लो, काफ़ी है। फिर धीरे धीरे मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। कब तक, अप्रैल के 15 दिन तो हम सिर्फ बेसिक करेंगे मेंस के। उसके 15 दिन बाद से हमें एग्रेसिव स्टडिंग स्टार्ट करनी है। देखो 15 दिन इसके, 30 दिन इसके और 15 दिन इसके ले लो। 60 दिनों में कोशिश करो कि मेंस कंप्लीट कर लो। ठीक है, वरना एंड डेट क्या होनी चाहिए कि जून के एंड तक हमारा मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले क्लर्क लेवल का पढ़ना है, फिर PO लेवल का पढ़ना है, वरना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करने लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये मैंने बेसिक टाइमलाइन दिया, आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आप एक रिपीटर हो तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, इस टाइमलाइन में आप कर लोगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो हो सकता है आप ओवरवेल्म हो जाओ, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, ओवरवेल्म होना प्रिपरेशन का एक पार्ट है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम ये चेक करते हैं कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है, आप कितना झेल सकते हो, आप कितना मैनेज कर सकते हो स्ट्रेस को, अपने आप को, अपने टाइम टेबल को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेस्ट मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहाँ तक पहुँचा सकते हो। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो क्या करना है कि जून तक कंप्लीट करना है हमें मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, साइड बाय साइड डेली मॉक्स लगाने हैं। जैसे ही आप अप्रैल के स्टार्टिंग में आओगे, आपने मेंस का पढ़ना स्टार्ट करा है, मॉक्स लगाने शुरू कर देने हैं। बल्कि स्पीड मैथ्स के मॉक तो आप पहले से लगाने शुरू कर दो। ठीक है, जब आपका स्पीड मैथ्स कंप्लीट हो गया तो, क्योंकि क्या ही बचा है फिर। ठीक है, DI आप डेली सॉल्व कर ही रहे हो तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अब स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते, किसी के भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप PO के मॉक्स दे रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप क्लर्क के देने के बाद PO के मॉक्स दोगे तो आपकी थोड़ी सी स्पीड इन्हांस होगी। कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से ही क्लियर हैं, स्पीड इन्हांस हो जाएगी तो आपको बेटर लगेगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली एक टाइमलाइन ड्रॉ करी है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं, आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि आप किस तरह से क्या चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। अब हम चाहे बिगनर हो चाहे रिपीटर हो, हमें चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो। मतलब हम ये नहीं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं, पर हमें चाहिए कि जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा मुझे सिर्फ वो पढ़ना है। सिलेक्टिव स्टडिंग बोलते हैं इसे। तो पता है 80-20 का रूल कहता है कि जो 80% ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो 20% ऑफ द सिलेबस में से आते हैं। मतलब वो 20% ऑफ द सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
और बाकी जो 80% बचा हुआ है ना, वो बस कहता है कि अच्छा ये चीज़ करनी ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इतने नहीं आते, वो 20% में से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम उस 20% को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े बाकी सारी चीज़ें करने की, तो इसके लिए सेलेक्टिव स्टडिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी कि आपके पास अच्छा स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल हो, अच्छे टीचर्स हों। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। तो गाइडली इस बार लॉन्च कर रहा है गोड प्रोग्राम, पर्सनलाइज ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, मतलब आप टीचर से बात कर सकते हो, टीचर से समझ सकते हो, टीचर को कॉल कर सकते हो, कभी भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट आ रही है, दिक्कत आ रही है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी। अब इसका साउथ साइड में ऑलरेडी ये 1-2 साल पहले लॉन्च हुआ था ये कोर्स, और वहाँ से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब 70% इसका सक्सेस रेट है जो कि वहाँ से हमें मिल रहा है। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, बी इट बिगनर्स और रिपीटर्स, ठीक है। तो बिगनर्स रिपीटर्स दोनों के लिए है। हिंदी में पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें, और अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, आपसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं क्योंकि बाइलिंगुअल होते हैं टीचर। यहाँ पे 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपको स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिलेगा, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, कौन से वीक का क्या स्केड्यूल रहना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कितने मॉक में मार्क्स आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो क्या किया जाए, इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो मेंटर आपको कॉल करेगा, ठीक है, मतलब आप भी मेंटर को कॉल कर सकते हैं। आपको हर वीक के एंड में मेंटर से बात करने का चांस मिलेगा, वहाँ पे आप बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ दिक्कत हो रही है, मुझे इस चीज़ में नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, या फिर अगर उनको लग रहा है कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, तो आपको पर्सनलाइज्ड वे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो अगर आपको लग रहा है आप कि कैसे किया जाए ये सारी चीज़ें, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सीधा ज्वाइन करो, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना होगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार चांस मतलब आपको एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। अब ट्राई करने के लिए क्या, आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करो, आप रजिस्ट्रेशन करो, और आपको एक कॉल बैक आ जाएगी एक मेंटर से, और आप उस फॉर्म को फिल करके मेंटर से बात कर सकते हो। वो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी इस प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर आप कोई चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सो दैट्स इट। अब मिलेंगे हम लोग शाम को 4 बजे अपनी क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।